हेलो कॉम्पिटिटर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 9 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो लगा हुआ है आपके सामने। उससे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए फ्रंट पेज पे ही आपका T20 वर्ल्ड कप का जो कल भारत ने फाइनल अपना जीत कर इतिहास रच दिया कि 3 बार कोई भी अभी तक नहीं जीता था। और अपने होम ग्राउंड मतलब होम डेस्टिनेशन पे कोई भी अभी तक डिफेंड नहीं किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 5 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बन बन चुका है आपका भारत। ठीक है, एक वुमेन का बना है और बाकी 4 मेंस में बने हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा-सा, क्योंकि पूछ देता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या है, वो मैं नहीं लगा पाया। ऐसे आपको आपके अगर लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़ें, वो आप ऐसे भी मैच तो ज़्यादातर लोग देखते हैं। बस ये याद रखिएगा कि न्यूज़ीलैंड को हराकर इंडिया ने अपना क्या है कि तीसरी बार जो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और 5वीं बार वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं। पहला हमारा जो मुद्दा रहेगा आज का, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो बीवीजी रामजी एक्ट जो है, जो मनरेगा को आपका रिप्लेसमेंट करके आया गया है, लाया गया है उसको, उसके लिए क्या है, लोगो डिजाइन कंपटीशन शुरू किया गया है दिल्ली में। ठीक है, तो यही वो चर्चा के पात्र बन चुके हैं बीबीजी राम जी। तो ये हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बीबीजी राम जी एक्ट, ये हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। दूसरा क्या हम लोग जानेंगे कि चीताज मूविंग फ्रॉम कूनो टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर। ये आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि एनटीसीए क्या है, प्रोजेक्ट चीता क्या है, चीता क्या है। ये हमारा मुद्दा रहेगा। और थर्ड क्या रहेगा हमारा कि इंडियन रेलवे ने महिलाओं के लिए साइन ऐप शुरू किया है। तो क्या है ये साइन ऐप? ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। और किसके लिए है तो ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए कल आपका 8 मार्च था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। ठीक है, उसी के तहत ये लॉन्च किया गया है। और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में 7 तारीख को ही मैं आपको करवा दिया हूँ। ठीक है, तो ये आप जाके द हिंदू न्यूज़पेपर का जो मेरा 7 मार्च का है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि ईरान में जो अभी खामेनेई मरा था, अली खामेनेई, उसके पुत्र जो है मतलब उसका जो बेटा है, उसको बनाया गया मुज्तबा मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर ईरान ने चुना है। तो हमारे लिए जो चाबहार पोर्ट है ना परियोजना, ये ईरान में ही बन रहा है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। और ऐसे भी आपको ईरान के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया गया है, इज़राइल के बारे में बता दिया गया है कि कैसे इन लोग के बीच संघर्ष चल रहा है। उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको बता दिया गया है। कल ही बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा है अभी। पेट्रोल और डीजल का दाम तो अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन कीमत ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और क्या है, पांचवा जो मुद्दा रहेगा कि भाई यार फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू सिटीज स्टील सो लिमिटेड। इसके तहत हम लोग जानेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, किया गया है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतना हम लोग को पढ़ना है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहला मुद्दा पे। क्या है, देखिए, वीवीजी रामजी एक्ट लोगो डिजाइन कॉन्टेक्स्ट लाइव ऑन माई गवर्नमेंट ऐप। ठीक है, क्या है खबर कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीवीजी रामजी एक्ट के लिए लोगो डिजाइन कंपटीशन शुरू किया गया है। यह प्रतियोगिता सरकार के सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट पर आयोजित हो रही है। ठीक है, नागरिकों को क्या दिया जा रहा है कि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की भावना दिखाने वाले क्रिएटिव डिजाइन्स भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अंतिम तिथि इसको 20 मार्च का रखा गया है कि जो भी 20 मार्च को भेजेंगे उनको पुरस्कार में 50,000 रुपया का पुरस्कार अवार्ड दिया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है कि नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और योजना के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये खबर था आपको। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए क्या है वी वी जी राम जी क्या है? ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए क्या है, विकसित, वी मतलब विकसित, जी मतलब गारंटी,
सॉरी गारंटी, ओके, बीबीजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट। ओके, तो बीबीजी राम जी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा कि विकसित भारत ग्रांट फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण एक्ट, ओके, 2025, ये 2025 में आया है। यह भारत सरकार का नया ग्रामीण रोजगार कानून है, जिसने पुराने कानून जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको मनरेगा बोला जाता था शॉर्ट फॉर्म में, उसको रिप्लेस किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, जो बीबीजी राम जी जो आए हैं हमारे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, वो हमारा किस एक्ट को रिप्लेसमेंट किया, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को वो रिप्लेस किया, ठीक है, उसी के स्थान पे आया है, ठीक है, यानी इसके स्थान पे, मनरेगा के स्थान पे ही आया है। क्या है, यह एक स्टेचुरी यानी आपका वैधानिक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है। ये क्या है कि ये एक वैधानिक ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण परिवार को रोजगार और आजीविका सुरक्षा देना। तो ये आप याद रखिएगा, ये ग्रामीण के लिए है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि शहरी के लिए है, ठीक है, ये ग्रामीणों के लिए है, ठीक है, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा देना, रोजगार और इसके तहत ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 150 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी दी जाती है। पहले ये 100 दिया जाता था, 100 डेजों का गारंटी दिया जाता था, ठीक है, ओके। अब कितने कितने दिनों का दिया रहा है, एक वर्ष में आपको 125 दिन, ठीक है, रोजगार का गारंटी देगा। मुख्य विशेषता थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, देखिए क्या है, ये रोजगार गारंटी 125 दिनों का, मनरेगा में यही दिया जाता था आपका 100 दिनों का। लाभार्थी कौन हो, तो ग्रामीण परिवार के जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करना चाहते हैं, यानी कोई भी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत अमीर है या एपीएल है या बीपीएल है, ये मुद्दा आपको एबव द प्रोवर्टी बिलो लाइन जो होता है ना, या प्रोवर्टी बिलो लाइन जो होता है, ये बिलो द प्रोवर्टी लाइन, ये एक कहीं पे मुद्दा नहीं आता है। कोई भी ग्रामीण परिवार, ये याद रखिएगा, कोई भी ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य यानी 18 साल या 18 साल से अधिक उनकी आयु हो रहा है, तो वो कुशल श्रम करना चाहते हैं, तो उनको ये रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना, गरीबी कम करना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना। कानूनी अधिकार इसको कहाँ से मिलता है, तो रोजगार की गारंटी कानून के तहत दी गई है, ठीक है, कानूनी अधिकार जो है, रोजगार की गारंटी कानून के तहत दिया गया है, जो बीबीजी रामजी एक्ट 2025 आया, पहले ये मनरेगा एक्ट 2005 था, ठीक है। देखिए, ये बहुत चर्चा में था, मैं जब से शुरुआत किया था आपको वीडियो, तो ये मैं आपको 2 या 3rd या 2nd ही क्लास मेरा बीबीजी राम जी का है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइड का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बहुत और भी डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे साथ जो हमारे लर्नर जुड़े होंगे साथ में, वो पता चल रहा होगा कि सर देखिए फिर से आता ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल्स था, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा है कम डिटेल्स है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, और आप बने रहिएगा ना हमारे साथ। तो आपको ये देखिए 2 महीने के बाद ये आपको 2 या 3 महीने के बाद ये फिर से आपका साइक्लिक इसका हो गया है, चक्रीय ये फिर से आ गया है हमारे पास, तो इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्योंकि बहुत अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएससी 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये कहीं न कहीं मुद्दा ये बन ही सकता है किसी एग्ज़ाम में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी तैयारी आप लोग करते हैं, प्लीज़ आप लोग धैर्यपूर्वक मेरे साथ जुड़े रहिए। आपकी एग्ज़ाम आपको सफलता ज़रूर मैं दिलाऊँगा, ये आप नोट कर लीजिए। जैसे-जैसे मैं करवाता हूँ, प्लीज़ आप लोग करते जाइए, और आप देखिएगा कि बहुत सारे जो हमारे जो करंट क्लासेस हैं, उनसे आपको बहुत सारे मुद्दे आपको ज़रूर आएँगे, मैं वो आपको दिखाऊँगा, ओके? आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, योजना के उद्देश्य है कि ग्रामीण बेरोज़गारी को कम करना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है?
इसके लिए क्या है, यूनियन रूरल जो है आपका डेवलपमेंट मिनिस्ट्री राज्यों के साथ साप्ताहिक कंसल्टेशन मीटिंग कर रहा है इसको लागू करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती आ रहा है ना स्टेट के लिए, एक नॉमिनेटिव एलोकेशन तय करना। ये क्या होता है नॉमिनेटिव एलोकेशन, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अगर आया है तो देखिए क्या है। नोमेरेटिव एलोकेशन क्या है कि नोमेरेटिव एलोकेशन का मतलब होता है, नोमेरेटिव एलोकेशन हर राज्य को मिलने वाले रोजगार फंड का तय फार्मूला। मतलब जो प्रत्येक राज्य को रोजगार मिलता है ना, रोजगार फंड के मतलब जो मान लिया जाए कि किसी राज्य में अगर 10,000 रोजगार फंड मिला, तो ये कैसे तय किया जाए फार्मूला, वही होता है नोरेमेटिव नॉर्मेटिव एलोकेशन। ओके, केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार तय करेगी और यह ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आधारित होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आधारित होगा। संभावित जो पैरामीटर हो सकते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी में आपको थोड़ा-सा डिटेल पढ़ा दे, मतलब आपको बता दे, ठीक है? यानी पूछ पूछ सकता है डिटेल में। तो ये देख लीजिएगा संभावित, जैसे ग्रामीण गरीब की स्तर, ठीक है? ग्रामीण गरीब की स्तर कितना है? ग्रामीण की जनसंख्या कितना है? अब बेरोज़गारी दर कितना है? पिछड़े जिलों की संख्या कितना है? पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या है? तो ये मतलब पैरामीटर्स हो सकता है। अभी इन पैरामीटर्स को फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन ये हो सकता है, संभावित हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम तक आपके आते-आते तक एक बार फिर से ये आएगा, तो मैं करवाऊँगा ज़रूर, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। एक्ट लागू होने के से पहले क्या करना होगा? तो देखिए, अभी ये लागू नहीं हुआ, अभी ये मनरेगा के तहत ही किया जा रहा है जो भी। केंद्र सरकार को 11 कैटेगरी में रूल बनाना होगा, जैसे आपका सोशल ऑडिट, फंड एलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना होगा, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स बनाने होंगे, वेज पेमेंट सिस्टम लागू करना होगा। इन नियमों को बिना कानून ये लागू नहीं हो सकता है, तो ये सब बनाना होगा, 11 कैटेगरी, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अब थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं कि क्या है हमारा मनरेगा से अंतर कैसे है। देखिए क्या है, लागू कब हुआ था मनरेगा, तो 2005 में। बीबी जी कब राम 2005 में, लेकिन अभी ये पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ, ये याद रखिए। उद्देश्य 100 दिन का रोजगार, इसमें रोजगार प्लस आजीविका यानी 125 दिनों का है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फोकस क्या है, मजदूरी आधारित काम, जितने आप मजदूरी दीजिएगा उस आधारित आपको काम मिलेगा, ठीक है। रोजगार प्लस लाइवलीहुड एक्टिविटीज। देखिए इसमें क्या है ना, एक चीज थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। फंडामेंटल डिमांड मतलब क्या मांग है, इसमें नॉर्मेटिव एलोकेशन। अभी मैं आपको नॉर्मेटिव एलोकेशन के बारे में अभी मैं बताया हूँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था, इसमें क्या था कि जब आपका मतलब मौसमी जो सीजन आता है आपका फसलों का, तो उस समय इसको होल्ड कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा लूप होल है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, फायदे क्या होंगे, तो इससे क्या होगा कि बेहतर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो ये एलोकेशन के बारे में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लाइवलीहुड एक्टिविटीज बढ़ेगा। लेकिन इसके चुनौतियां भी है कि राज्यों के बीच विवाद होगा, गरीब राज्यों को नुकसान का खतरा हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है, यानी जटिलता ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये एमसीक्यू, ठीक है, जो आपको पूरे ओवरऑल जो भी अभी तक मुद्दा पढ़े, उस मुद्दे का ये एक प्रकार से क्या होता है, सार होता है। और इसमें ये मेनली ये मतलब एक क्रीमी होता है, ठीक है, क्रीम होता है, जो आपको पूरे तरह से मुद्दे का एक निचोड़ बताकर आपके सामने रखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, वीवीजी रामजी एक्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए पहला कथन कि यह ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह पूरी तरह डिमांड ड्राइवन स्कीम है जैसे मनरेगा, नहीं, ये डिमांड ड्राइवन स्कीम नहीं है, ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है, ठीक है, जिस तरीके से जिसको नॉर्मेटिव, ठीक है, नॉर्मेटिव एलोकेशन है, ठीक है, नॉर्मेटिव एलोकेशन है, ओके। इसमें नॉर्मेटिव एलोकेशन है, इसलिए ये गलत हो जाता है दूसरा हमारा कथन। थर्ड क्या बोल रहा है कि इसमें राज्यों के लिए नॉर्मेटिव एलोकेशन का प्रावधान है।
बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले कि आपके लिए थोड़ा-सा एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, हमारे जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो जल्द ही आपको वेब्स अकेडमी ऐप लॉन्च करने वाला है। उस ऐप पे क्या होगा, ये ऐप पे क्या होगा, 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं, ठीक है? 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं। तो ये कौन-सा कोर्स आने वाला है, ये आप लोग जानिए, ठीक है? पहला कोर्स जो होगा यूपीएससी, सीएसई 2027-28 वालों बच्चों के लिए होगा, ठीक है? 27 या 28 वाले बच्चों के लिए, ये दोनों के लिए होगा, ठीक है? दूसरा क्या होगा कि जो जो 14वीं जेपीएससी का पेपर होने वाला है आपका अप्रैल में, ये आपके लिए क्या होगा कि इसके लिए मेंस का कोर्स आने वाला है, ठीक है? और प्लस में जो भी ऑफ़लाइन जो नज़दीकी सेंटर पे रहेंगे, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ भी चलाया जाएगा, ठीक है? मेंस का प्री का टेस्ट सीरीज़ भी चलाया जाएगा। थर्ड क्या है आपका, 72वीं जो बीपीएससी है हमारा, 72वीं बीपीएससी आपका जो आने वाला है, उसके फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस, ठीक है? प्री प्लस मेंस आपका होना है, ठीक है? इसका फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होगा। फोर्थ क्या होगा हमारा, आपकी माँग रहेगा, ठीक है? आपकी डिमांड क्या है, आप डिमांड करते हैं, वो आपका रहेगा। जैसे डिमांड में आपका जो सब्जेक्ट आप मतलब जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चाहते हैं, जैसे आपका यूजीसी नेट हो गया, ठीक है? यूजीसी नेट हो गया, आपका जेट हो गया, आपका बिहार टीचर का हो गया, आपका यूपीपीसीएस आरओ का हो, यूपीपीसीएस एआरओ आरओ का हो गया, ठीक है? बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ये आप माँग सकते हैं, उनके लिए हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो और इन 4 कोर्सों में जो स्टार्ट होने वाला है, उन उन 4 कोर्सों में आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? आप लाभ इसका कैसे उठा सकते हैं? तो एक छोटी-सी आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करना होगा, छोटा-सा कार्य करना होगा। जैसे हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विस स्ट्रैटेजी चैनल है, वो उसका जो यूट्यूब चैनल है, उसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? अगर आप 1000 सब्सक्राइबर के अंदर आते हैं, तो आपको इन चारों कोर्सों में लाभ दिया जाएगा, यानी गिफ्ट के तौर पर वेब्स अकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो आज जो भी नए लर्नर हैं, पुराने लर्नर हैं, प्लीज़ अभी अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं जो किए हैं, वो कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं, प्लीज़ आगे जो भी बच्चे हैं, उनको बताइए कि ये हमारे जो यूट्यूब चैनल है, वो उन पे कोर्स आने वाले हैं, जिनको तैयारी करना है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और आपको इस वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप ज़रूर करिएगा। और एक छोटा-सा और ये क्या बात है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियो पे जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है? ये टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़िएगा, ताकि जब फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्द ही आने वाले हैं, वो जल्दी ही आएँगे, तो जैसे ही आप उससे जुड़े रहिएगा, तो आपको फाउंडेशन कोर्स देने में हमें बहुत आसानी होगा, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान दीजिए, और वीडियो पर एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा, ओके? आगे बढ़ते हैं, अगले जो हमारा क्या है, एमसीक्यू है, देखते हैं क्या है एमसीक्यू। देखिए, बीवीजी रामजी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण रोजगारों को बेरोजगारी को कम करना, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है हमारा कि ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, शहरी शहरी गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध करना, ये शहरी के लिए नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? गाँव वाले के लिए, ठीक है? दूसरा मुद्दा देखते हैं क्या है, देखिए, दूसरा मुद्दा है कि चीताज़ मूविंग फ्रॉम कूनो टू राजस्थान शोइंग नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर, एनटीसीए। क्या है खबर, 2 चीते केपी2 केपी3 कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश से निकलकर लगभग आपका 60 से 70 किलोमीटर दूर बरन डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए, ठीक है? यानी राजस्थान का जो बरन डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां तक पहुंच गए। उन्हें सैटेलाइट ट्रैकिंग और रेडियो कॉलर से लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एनटीसीए के अनुसार यह चीता का प्राकृतिक टेरिटोरियल बिहेवियर है, ठीक है? तो ये माना जा रहा है, ओके? अब हमारे लिए एक चीज़ और आया है यहाँ पे, देखिए, कूनो नेशनल पार्क मैं बहुत पीछे ही बताया हूँ, 5 दिन पहले। प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाके के देख लीजिएगा, क्योंकि बार-बार आ रहा है, तो बार-बार लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाता है कंटेंट, ठीक है? मैं आपको लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं लगा देता हूँ, ठीक है? देखिए, कूनो गांधी जो सागर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या है ये, थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। कूनो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। देखिए, कूनो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक प्रस्तावित इंटर स्टेट, ठीक है?
वाइल्ड लाइफ है, मतलब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य तक, ठीक है, जिसका उद्देश्य है चीतों और अन्य वन्य जीवों के सुरक्षित आवागमन, मतलब जो आने जाने का, ठीक है, के लिए एक बड़ा हैबिटेट लैंडस्केप बनाया जा रहा है, ठीक है, एक बड़ा सा आवास बनाया जा रहा है, ठीक है। यह पहल मुख्य रूप से प्रोजेक्ट जो चीता है उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉरिडोर कहाँ होगा, तो ये देख लीजिएगा कि यह कॉरिडोर दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ेगा। कौन कौन? कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मध्य प्रदेश में है। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच फैला हुआ है, ठीक है। लगभग आपका 17,000 वर्ग किलोमीटर में ये लैंडस्केप मतलब आवास फैला हुआ है। यह कॉरिडोर में जो शामिल होगा मध्य प्रदेश के 8 जिले, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के 7 जिले इसमें शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉरिडोर होगा। और इसका ज़रूरत क्यों है, तो देखिए क्यों है, चीतों का व्यवहार जो है टेरिटोरियल और वाइड रेंजिंग होता है, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब रेंज में ये चलता है, ठीक है, और इसका एक क्षेत्रीय होता है, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। वो अक्सर 60 से 100 किलोमीटर तक मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब 60 से 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाल ही में चीता जो है कूनो से निकलकर वरण डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान तक पहुंच गया, जिसे कॉरिडोर की ज़रूरत और स्पष्ट हो गई है, ठीक है। जो तो अभी मुद्दा क्या था कि जो कूनो नेशनल पार्क से जो चीता कहाँ चला गया, वरण डिस्ट्रिक्ट राजस्थान तक चला गया, ठीक है। उसको मॉनिटरिंग किया जाए, कॉलर एक से ट्रैकिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। हमारे लिए चीता, ठीक है, चीता के बारे में जानते हैं। तो चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जानवर है, और ये बिग कैट, ठीक है, बिग कैट के फैमिली से आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा जो चीता होता है। ओके, यह मुख्यतः अफ्रीका, ईरान के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो एशियाटिक चीता है ना, वो सिर्फ अब कहाँ पाए जाते हैं, ईरान में ही पाए जाते हैं। बाकी अफ्रीका चीता भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वल्नरेबल है इसका स्टेटस, और ये आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो ये एशिया आपका अफ्रीका से ही हमारे देश में मंगाया गया है, ठीक है। अब चीता के प्रकार हैं, देखिए दो दुनिया में मुख्यतः दो प्रकार है इसके, ठीक है, चीते माने जाते हैं, ठीक है। क्या है अफ्रीकन चीता, पहला है अफ्रीकन चीता, क्या है वैज्ञानिक नाम इसको एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, ठीक है, एसिनोनिक्स आपका जुबेटस जुबेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। यह दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाला चीता है। मुख्यतः ये अफ्रीका के देशों में मिलता है। कहाँ? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, केनिया, ठीक है। हमारे पास नामीबिया और साउथ अफ्रीका से आया है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और क्या है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में यही अफ्रीका चीता लाए गए हैं, तो ये बात आप बिल्कुल सही है। और इसका IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है, संवेदनशील है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और साइट में जो स्टेटस है इसका अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये कंजर्वेशन स्टेटस आप याद रखिएगा, वल्नरेबल, ठीक है, किसके लिए? अफ्रीका चीता के लिए। और साइट्स इसका अपेंडिक्स 1। दूसरा जो है प्रकार क्या होता है, एशियाटिक चीता, वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस वेंटेकस, ठीक है, वेनाटिकस, ठीक है, वेंटिकस, तो ये आप याद रखिए, आपका एसिनोनिक्स जुबेटस वेंटिकस, ये याद रखिए। ये बहुत ही दुर्लभ है, वर्तमान में केवल ईरान में ही पाया जाता है, लगभग आपका 20 से भी कम है। IUCN जो इसका स्टेटस है वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये याद रखिएगा। एशियाटिक जो चीता है जो, और साइट्स का जो है अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तहत शेड्यूल 1 में रखा गया है ये आपका एशियाटिक चीता को। मुख्य विशेषता क्या होता है, तो देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा ये तेज दौड़ता है। शरीर पतला होता है और हल्का होता है, चेहरे पर काले टीयर्स मार्क्स होते हैं, जो आँख से मुँह तक काली रेखाएँ होता है। शिकार गज़ल, एंटेलोप, हेयर इस तरीके से ये करते हैं। ओके, और आवास इनका क्या है, तो देखिए ग्रासलैंड, सवानास, ओपन फॉरेस्ट में ये रहते हैं। इन स्थानों में तेज दौड़कर शिकार करने के लिए खुला क्षेत्र इनको ज़रूरी है, ठीक है, तो इसीलिए ये बनाया भी जा रहा है। भारत में स्थिति क्या है, तो देखिए क्या है भारत में स्थिति। भारत में चीता 1952 मतलब 1952 से मतलब क्या हुआ, 1952 से ही विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है। और यहाँ अंतिम जो रिकॉर्ड किया गया था कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये नहीं याद रखिएगा कि कोरिया नहीं है, कोरियाई
कोरिया, ठीक है, ये इंडिया में ही है। कोरिया डिस्ट्रिक्ट यानी कोरिया जिला जो है छत्तीसगढ़ का तत्कालीन मध्य प्रदेश जो उस समय था, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से ये विलुप्त घोषित किया गया। चीतों को फिर से बसाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये दो प्रकार के चीता हैं, अफ्रीकी और एशियाटिक। एशियाटिक है जो आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, उसको साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपका शेड्यूल 1 में रखा गया है। और इसका नाम जो एशियाटिक चीता का है आपका एसिसिनी आपका क्या है, जुवेटस और वेंटिकस है, और उसका जुवेटस जुवेटस ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और वल्नरेबल है आपका अफ्रीका चीता, और अफ्रीका से ही हमारा मंगाया गया। तो देखते हैं प्रोजेक्ट चीता क्या है। प्रोजेक्ट चीता क्या है? तो प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की एक प्रमुख वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ठीक है, यानी वन्य जीव संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में चीता को फिर से बसाना यानी री इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। यह दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बड़े महासागरी मांसाहारी, ठीक है, बड़े मांसाहारी लार्ज कार्निवोर को स्थानांतरित किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट चीता के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देख लीजिए क्या है परियोजना का उद्देश्य, कि भारत में चीता का पुनर्स्थापना यानी री इंट्रोड्यूस, घास भूमि का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना, ठीक है, घास भूमि इकोसिस्टम को संरक्षण दिया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, इस उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य है। प्रीडेटर बैलेंस स्थापित करना, ठीक है। तो ये प्री प्रेडेटर को बैलेंस स्थापित करने के लिए भी इसका उद्देश्य है। और इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग देखेंगे तो बैकग्राउंड देखिए, पृष्ठभूमि, भारत में चीता 1952 में ही विलुप्त घोषित कर दिया था, ठीक है। और जो अंतिम रिकॉर्ड जो किया गया था ये कहाँ किया गया था? कोरिया डिस्ट्रिक्ट पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। मुख्य कारण अत्यधिक शिकार हो गया था, हैबिटेट लॉस हो गया था, प्रे की कमी आ गया था, प्रेडेटर का कमी आ गया था। आगे बढ़ते हैं। परियोजना की शुरुआत, ये प्रोजेक्ट चीता परियोजना की शुरुआत कब हुआ? तो 17 सितंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया। पहला स्थान आपका क्या है? आपका ये देखिए पहला स्थान जो यहाँ पे किया गया है, ये देखिए पहले कहाँ किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जो अभी किया गया है। और इसे लागू कर रही है संस्था कौन? आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, एनटीसी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर कर रही है। क्या है? चीता कहाँ से लाए गए हैं? तो देखिए अफ्रीका के 3 देशों से लाया गया है, ठीक है। आपको नामीबिया से लाया जाएगा, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना। अब तक लगभग 29 एडल्ट चीता भारत लाए जा चुके हैं, और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसको, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। क्या है इसका संभावित आवास चीता लैंडस्केप? तो ये देखिए मुख्य स्थान कुनो नेशनल पार्क, जो पहला रिलीज साइट है ये हो चुका है। अब यहाँ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरा साइट बनेगा, और भविष्य में जो अन्य संभावित जो है ना, मुकुंदरा हिल्स जो राजस्थान में है, नरूदेही सेंचुरी आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका संभावित क्षेत्र, यहाँ भी आपको चीता को बसाया जाएगा, ठीक है, री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इकोलॉजिकल महत्व क्या है चीता का? तो इसका प्रोजेक्ट चीता का तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का संरक्षण होगा इससे। प्रे स्पीसीज यानी चिंकारा हो गया, ब्लैक बैक हो गया, कि पॉपुलेशन बैलेंस होगी इससे, ठीक है, जो ज़्यादा बढ़ गए हैं। टूरिज्म और स्थानीय इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा इससे। ओके, चुनौतियाँ क्या हैं? तो देखिए चुनौतियाँ ये है आपका, कि चीते की हाई मोर्टेलिटी रेट है जो भी लाया गया है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी है यहाँ पे, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इशू बहुत बड़ा है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी इशू भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब हमारे लिए जो इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आया था आपका, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनटीसीए, ठीक है। क्या है एनटीसीए? भारत सरकार की एक वैधानिक आपका संस्था है, स्टेचुअरी बॉडी है। तो ये आप याद रखिएगा, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एक वैधानिक संस्था है, जो भारत में बाघ संरक्षण यानी टाइगर कंजर्वेशन के लिए जिम्मेदार है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये कार्य करती है एनटीसीए, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था।
गठन आपका इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ 72 में संशोधन के बाद हुआ, यानी डब्ल्यूपीए जो है आपका 1972 वाले उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद ही हुआ। और प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में चलाया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जब इन्वायरमेंट आप पढ़िएगा ना तो प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके हैबिटेट वगैरह बहुत आपका मतलब एक होता है ना कि रोड मैप इस तरीके से होगा, और ओवरऑल एक ब्रॉड एस्पेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हम लोग उठाएंगे ना वो ब्रॉड एस्पेक्ट में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। देखते होंगे कि अभी जब आप द हिंदू आप कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि बहुत सारे टीचर कुछ कुछ चीज़ें छोड़ कर चले जाते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप मुद्दे हैं तो मुद्दे तो ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड जो भी आ रहे हैं, जो जैसा लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप एक बार रिकॉल करवा दीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण करना, टाइगर रिज़र्व का प्रबंधन और निगरानी करना, बाघों की जनसंख्या की मॉनिटरी और गणना करना, मानव वन्यजीव संघर्ष कम करना, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य कार्य क्या रहेगा तो ये देख लीजिए। मुख्य कार्य इसका टाइगर रिजर्व की अप्रूवल और नोटिफिकेशन, ठीक है, देता है ये। टाइगर कंजर्वेशन प्लान की मंजूरी देना, राज्यों को फंडिंग और गाइडलाइंस देना, ये काम करता है। एंटी एंटी जो पोचिंग होता है उसका मापन जो लागू करता है, ठीक है। बाघों की पॉपुलेशन एस्टिमेशन करना इसका होता है, ठीक है। अब एनटीसीए और प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या बोल रहा है। तो एनटीसीए अब प्रोजेक्ट चीता के इम्प्लीमेंटेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां अफ्रीका से लाए गए चीता को कूनो नेशनल पार्क में बचाया गया है, तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभा रहा है। इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं एनटीसीए के। तो जो इसका अध्यक्ष होता है ना, ये आप याद रखिएगा, अध्यक्ष आपका भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं, यानी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। और सदस्य विशेषज्ञ होते हैं, एनजीओ प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य सरकारों के भी अधिकारी इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा। क्या है एमसीक्यू? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल ये सही बात है, स्टेचुरी बॉडी है। ओके, इसका गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन के बाद किया गया, बिल्कुल ये सही बात है, दूसरा भी सही है। यह सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, यानी MEOF डबल सी के तहत आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से संबंधित है। तो टाइगर रिजर्व की स्थापना की स्वीकृति देना, बिल्कुल। टाइगर कंजर्वेशन प्लान को मंजूरी देना, बिल्कुल। बाघों की जनसंख्या का आकलन करना, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 1 2 और 3 तीन हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, आपको मैं बता ही दिया था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। और एनटीसीए प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले मुद्दे पे। देखिए क्या बोल रहा है अगला मुद्दा। रेलवे लॉन्चेज ऐप फॉर वोमेन, आपका यहाँ पे स्टेट टू रिपोर्ट हरासमेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत से लग गया है, तो ये साइन ऐप आपका लॉन्च किया है, यही मुद्दा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। इंडियन रेलवेज ने सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, यानी साइन का जो फुल फॉर्म होगा ये आप लोग याद रखिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। मतलब इंडियन रेलवे ने साइन नाम का एक विशेष ऐप लॉन्च किया है, ये मुद्दा है। क्या है ये ऐप जो है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब है आपका? 8 मार्च का हुआ, इसी अवसर पे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करना आसान बनाना है,
ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसे साइन ऐप का थोड़ा सा विशेषता जानते हैं, पहले तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसका जो होता है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, यानी इसने आपका नाम साइन का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट। ओके, रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, इंडियन रेलवे द्वारा। कब? आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च के अवसर शुभ अवसर पर, ठीक है। साइन अप देखिए कि मुख्य विशेषता, महिला कर्मचारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है। महिला जो कर्मचारी है ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है। यह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से काम करता है, ठीक है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से काम करता है। गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ये बनाए रखी जाएगी, यानी गोपनीयता इसकी बनाए रखी जाएगी। शिकायत एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस ESS प्लेटफॉर्म से दर्ज कर सकती है, ठीक है। यह अब आउटसाइडर, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ और स्टूडेंट और विजिटर से जुड़े मामले की भी रिपोर्ट भी ये दर्ज कर सकती है। तो सोच लीजिए ये क्या है, आउटसाइडर भी ये याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनके भी मामले ये रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। कानून, इसका कानूनी पृष्ठभूमि कहाँ से इसको कानूनी इसको मिल रहा है अधिकार, तो ये विशाखा गाइडलाइंस जो 1997 में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जारी किया था विशाखा गाइडलाइन। उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 के तहत इसको मिला है। और विशाखा गाइडलाइंस को कानूनी रूप दिया गया है। हर संस्थान में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC का बनाना अनिवार्य है, तो इसके तहत ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। विश्लेषण इसका अगर किया जाए तो देखिए सकारात्मक ये है इसका क्या है कि शिकायत दर्ज करना आसान है, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगी। लेकिन चुनौतियाँ ये है कि अभी तक इसमें जागरूकता की कमी है, शिकायतों के समाधान में देरी होगी, डिजिटल एक्सेस की समस्या भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चुनौती है। अब हमारे लिए क्या है कि इसका MCQ हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हम लोग के लिए। MCQ देखेंगे तो हाल ही में चर्चा में रहा सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट यानी साइन ऐप किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवेज द्वारा साइन ऐप शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन अप को किस अवसर पर शुरू किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट ऐप को किस अवसर पे लॉन्च किया गया, तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी 8 मार्च को ये लॉन्च किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है हमारा कि साइन ऐप जो है आपका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या है कि यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो शिकायत होगा उसको दर्ज करने के लिए बनाया गया। बिल्कुल सही है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो हो रहा है उसी के लिए ये शिकायत दर्ज कराने के लिए ही बनाया गया है। दूसरा क्या है कि यह केवल अस्थायी महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं है, केवल अस्थायी और साइडर भी है, ठीक है। यह शिकायत को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा देती है। बिल्कुल, तो हमारा 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है कि साइन अप ऐप जो है निम्नलिखित में से किस कानूनी ढांचे के उद्देश्य को मजबूत करता है, तो जो विशाखा गाइडलाइंस है आपका 1997 का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, और दूसरा है आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 को ये मजबूत करता है, ठीक है। तो यानी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो है आपका कि साइन ऐप की एक विशेषता है कि यह जो आउटसाइडर और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से जुड़े मामले को भी की रिपोर्ट भी दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दे पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट मुद्दा हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कि न्यू सुप्रीम लीडर डिसाइड ईरान से, ठीक है। ईरान में नया सुप्रीम लीडर जो अली खामेनेई था, उसको मरने के बाद ये नया सुप्रीम लीडर बना है, यही खबर है। देखिए खबर क्या है कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुना गया है, ठीक है। कौन है? रिपोर्ट के अनुसार जो मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये कौन है मुज्तबा खामेनेई? कौन है? ये आपका सुप्रीम लीडर, जो ये पूर्व सुप्रीम लीडर
अली खamenei के पुत्र हैं, ठीक है। यह निर्णय निर्णय के ईरान के जो शक्तिशाली धार्मिक निकाय है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट द्वारा ये लिया गया है, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या हुआ है। देखिए, पूर्व नेता जो अली खamenei की मृत्यु या हत्या के बाद जो यह पद खाली हो गया था। इसके बाद संविधान के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने क्या कहा कि एक नया नेता चुनाव कर दिया। जब मर गया तो यहाँ पे पद खाली है, या जिसकी हत्या हो गई अभी इजराइल और यूएसए द्वारा जो किया गया था ऑपरेशन चलाकर, तो उसके बाद ये पद जो था ईरान का खाली था, ठीक है, लीडर का। तो ये क्या किया गया कि संविधान के अनुसार जो वहाँ के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है उन्होंने नेता का चुनाव कर दिया। और ईरान में जो सुप्रीम लीडर देश का सबसे शक्तिशाली पद होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर होता है वो देश का वहाँ का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है, ठीक है। सुप्रीम लीडर का शक्ति क्या है तो देख लीजिए क्या है। देखिए वहाँ का ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉर्प्स है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। वहाँ का जो सेना है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का सर्वोच्च कमांडर होगा। विदेश नीति पर अंतिम निर्णय आपका सुप्रीम लीडर ही लेता है। न्यायपालिका और मीडिया पर उसका प्रभाव रहता है। राष्ट्रपति और संसद से भी अधिक शक्तिशाली ये सुप्रीम लीडर वहाँ का होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? तो देखिए, फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार 1979 जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद सत्ता पिता से पुत्र को दी गई है। सोच लीजिए, पहली बार हुआ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप याद रखिएगा कि मुज्तबा जो है इस खamenei अली खamenei का बेटा है और उसको मुज्तबा खamenei को बनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, इससे ईरान में डायनेस्टिक लीडरशिप यानी वंशानुगत नेतृत्व की बहस शुरू हो गई है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है, ओके, ये निर्णय जो ऐसे समय में आया है आपका जब पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी आप जान ही रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध है और तनाव बढ़ ही रहा है, क्योंकि इजराइल और यूएसए मिलकर ईरान पे अटैक कर रहा है। तो ईरान इजराइल पे अटैक कर रहा है, आपका कुवैत पे अटैक कर रहा है, सऊदी अरेबिया पे अटैक कर रहा है। तो ये सब आपस में वेस्ट एशिया बहुत ही संघर्ष अभी चल रहा है, युद्ध संघर्ष वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। भारत के लिए क्यों महत्व होता है तो देखिए, भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस वहाँ से बहुत ज़्यादा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसी रास्ता से आता है, ठीक है। चाबहार पोर्ट परियोजना वहाँ शुरू किया गया ईरान में। मध्य एशिया तक व्यापार मार्ग है, इसलिए ईरान की राजनीतिक स्थिरता भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चाबहार पोर्ट, ठीक है, परियोजना। क्या है चाबहार पोर्ट परियोजना? तो चाबहार पोर्ट परियोजना जो है ना, ये क्या है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और कनेक्टिविटी मतलब आपका प्रोजेक्ट है। क्या होगा कि भारत से आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आपका कहाँ जाएगा, ईरान तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि बाईपास किसको करके जाएगा, ये तो पाकिस्तान को बाईपास करके अब अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार मार्ग उपलब्ध इसको करवाना है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और मेनली रूप से ये चाइना का इनकाउंटर करने के लिए बना गया है। जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में वो बनाया है बीआरओ की तरफ, आपके बेल्ट रोड आपका ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, बीआरआई की तरफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव वो अपना चलाया है। पूरे मतलब वो अपना पाकिस्तान का जो हमारा जो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड, वहाँ से ये अपना रोड निकाल कर बनाया है। तो इसी पे हमारा चर्चा होते रहता है और वाद विवाद यहाँ पे है, ठीक है। स्थान क्या है तो देखिए, प्रोजेक्ट आपका चाबहार पोर्ट परियोजना, तो लोकेशन है ईरान देश, कौन सा है तो ईरान में प्रांत जो है सिस्तान बलूचिस्तान में है, ठीक है। और समुद्र कौन सा है तो गल्फ ऑफ ओमान है, मतलब ओमान की खाड़ी। और यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, ठीक है। कहाँ है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है, ओके। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 76 नॉटिकल माइल्स से दूर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, स्ट्रेट हॉर्मुज के ही पास है, गल्फ ऑफ ओमान में ही है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, ईरान तो आप जान ही रहे हैं। और ये बंदरगाह जो है ग्वादर पोर्ट से लगभग आपका 76 नॉटिकल माइल्स दूर है, ठीक है। परियोजना में शामिल देश कौन कौन है तो इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है। 2016 में क्या कहा गया था, इसमें तीनों देशों के बीच ट्रांजिट
आपका एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, तो इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए ईरान, ठीक है। भारत की भूमिका क्या है, तो देखिए इसमें जो इस परियोजना में भारत की भूमिका ये है कि भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा इस पोर्ट में एक टर्मिनल का संचालन करती है 2024 में, ठीक है। जो इंडिया पोर्ट्स है आपका, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड भारत का ही है। इस पोर्ट में जो चबाहार पोर्ट है वहाँ एक टर्मिनल संचालन करेगी, ठीक है। 2024 में भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ था, ठीक है। भारत ने लगभग $120 मिलियन का यहाँ पे निवेश कर चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चबाहार पोर्ट परियोजना। और भारत के लिए और क्या महत्व है, तो देखिए पहला महत्व ये रखता है कि पाकिस्तान को बाईपास किया जाएगा, भारत को पाकिस्तान के रास्ते बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलेगी इससे। और दूसरा क्या है, सेंट्रल एशिया तक व्यापार भी हो जाएगा, ये भारत को ऊर्जा समृद्ध सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, जो एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो आपका INSTC बोला जाता है, ये से जुड़ा हुआ है और जिससे भारत रूस यूरोप व्यापार तेज हो सकता है, ठीक है। भारत से रूस जाएगा, रूस से यूरोप तक ये जा सकता है, ठीक है। तो इससे तेजी भी आएगा इससे। और फोर्थ क्या है, चीन पाकिस्तान को संतुलन करने में ये सहायता करेगा। यह चीन के ग्वादर पोर्ट यानी CPEC जो है माना जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको बोला जाता है का रणनीतिक संतुलन माना जाता है ये हमारा ये जो चबाहार पोर्ट को, ठीक है। अफगानिस्तान को इससे सहायता होगा। भारत ने इस पोर्ट के जरिए क्या करेगा कि अफगानिस्तान को खाद्यान्न और मानवीय मानवीय सहायता भी भेज सकता है, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है, तो देखिए US वहाँ पे ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ रहता है, ठीक है। क्षेत्रीय अस्थिरता आता है इससे, ईरान इजराइल जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, परियोजना की धीमी प्रगति भी हो रही है, चीन पाकिस्तान का रणनीतिक भी दबाव कहीं ना कहीं इस पर पड़ता है, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसका MCQ, ठीक है। देखिए MCQ को क्या बोल रहा है कि चाबहार पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन, यह ईरान में स्थित है, बिल्कुल सिस्तान आपका बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। और यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करके पहुंचा सकता है, तो ये पहुंच प्रदान कर सकता है, बिल्कुल ये सही है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया को पाकिस्तान बिना गए हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल आपका ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न है क्या कि चाबहार पोर्ट का रणनीतिक महत्व क्या है, तो ये देखिए यह भारत को मध्य एशिया तक सीधा व्यापार मार्ग देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या, ये चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का रणनीतिक संतुलन भी माना जाता है, तो ये रणनीतिक संतुलन भी माना जाता है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी CPEC जो है वो उसका। यह भारत को यूरोप से सीधे समुद्री मार्ग से जोड़ता है, नहीं ये भारत को यूरोप से सीधे समुद्री मार्ग से जोड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, ठीक है। अगला जो हमारा मुद्दा है और आज का जो लास्ट ही मुद्दा है ये देखिए क्या है, वाई आर फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू सिटीज स्टील सो लिमिटेड, क्या है मुद्दा, देखते हैं थोड़ा सा खबर पढ़ते हैं। देखिए भारत में जो शहर और भारत में शहर आर्थिक विकास के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। भारत में जो शहर है वो आर्थिक विकास के मुख्य केंद्र बन चुके हैं, सॉरी। अनुमान है कि भारत की लगभग 67% GDP और 90% सरकारी राजस्व शहरी क्षेत्र से ही आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये वर्ड आप याद रखिएगा। ये जो फैक्ट है ये फैक्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 67% GDP का आपका योगदान और 90% सरकारी राजस्व क्षेत्र शहरी से ही आता है। इसके बाद शहरी क्षेत्र स्थानीय निकायों जो अर्बन लोकल बॉडीज है ULB जिसको बोला जाता है को मिलने वाली वित्तीय सहायता अपेक्षाकृत कम है। मतलब बोला जा रहा है कि देखिए 67% तो GDP में योगदान दे रहा है और बाकी आपका 90% जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है यहीं से आता है शहर से, लेकिन तब भी इसको जो स्थानीय निकाय को जो मिलने वाली वित्तीय सहायता है ना वो कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। ये मुद्दा क्या है, इसमें टाइट ग्रांट भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये टाइट ग्रांट क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये मुद्दा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिशों विशेषकर जो 16वीं जो वित्त आयोग है यानी फाइनेंस 16th फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है। क्या है, देखिए 15वें और 16वें वित्त आयोग की तुलना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, 15वां वित्त आयोग जो था जो अर्बन लोकल बॉडीज को लगभग आपका
1.2 से आपका 1.3 लाख करोड़ रुपया 5 वर्षों में ये दिया था, ठीक है। भारत की जीडीपी लगभग आपका 200 से 210 लाख करोड़, ठीक है। यानी लगभग 0.12 से 0.13% जीडीपी की जीडीपी ही शहरों को मिला था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग देखिए क्या कर रहा है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 के लिए लगभग आपका 3.56 लाख रुपए करोड़ रुपया दिया है इसको, जो प्रति वर्ष लगभग आपका 75,000 करोड़ रुपया होगा। अनुमानित है कि जीडीपी का लगभग 400 लाख करोड़ रुपया ये होगा। अनुपात फिर भी 0.13% जीडीपी ही रहेगा, ठीक है। तो यानी ज़्यादा नहीं दिया है, जो वही सेम ही है। और उसका योगदान ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये अभी तक जो अपेक्षाकृत जो ग्रांट होता है, अनुदान होता है, वो कहीं न कहीं कम है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्र को मिलने वाला जो हिस्सा है जीडीपी के अनुपात में लगभग स्थिर ही रहा है, जबकि शहरी आबादी और ज़रूरतें तेजी से बढ़ रही है। ये इसका मुद्दा है। देखिए शहरी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति अनुदान जो है, देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि 2020 में जो शहरी आबादी है ना, लगभग आपका 470 मिलियन था, और 2030 तक जो अनुमान लगाया गया है कि 600 मिलियन से भी अधिक ये शहरी आबादी बढ़ सकता है। इसलिए 2031 तक जो शहरी आबादी है लगभग आपका 41% की वृद्धि होगी। सोच लीजिए 41%। जब अनुदान अधिक आबादी में बांटा जाता है तो प्रति व्यक्ति जो वित्तीय सहायता स्थिर या घट जाता है। ओके, ये जाहिर सी बात है। फंड उपयोग की भी समस्या क्या है? देखिए 15वें वित्त आयोग के दौरान क्या था कि कुल अनुदान 4.36 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। लगभग आपका 90,000 से 95,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुए। तो ये पैसा खर्च नहीं हो पाए, यानी फंड उपयोग भी नहीं अच्छा से किया गया। इनमें से 30,000 और 35,000 करोड़ शहरी निकायों के लिए ही था। तो ये कहीं न कहीं नहीं दिया गया। कारण क्या हुआ कि प्रशासनिक क्षमता की कमी था, परियोजना की योजना जो था और क्रियान्वयन में समस्या ही थी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं फंड उपयोग का भी समस्या बताता है। अब हमारे लिए एक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, टाइड टाइड ग्रांट्स। तो टाइड ग्रांट्स क्या होता है? देखिए टाइड ग्रांट्स ऐसे अनुदान होते हैं जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही खर्च किए जा सकते हैं। ये आपको जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे ना तो टाइड अनटाइड आएगा, ठीक है? ये आपका मुद्दा आता है, वहाँ पे आपको पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो टाइड ग्रांट्स होते हैं ऐसे अनुदान जो होते हैं केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही खर्च किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जल आपूर्ति हो गया, स्वच्छता हो गया, अपशिष्ट जल प्रबंधन हो गया, ये सब क्या है, टाइड ग्रांट्स है। यानी मतलब अगर इसमें जल आपूर्ति में दिया गया है जो ग्रांट, तो वो इसी में होगा। स्वच्छता में है दिया गया तो स्वच्छता में ही होगा, उसका कहीं और उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। समस्या क्या है, शहरों की वित्तीय स्वायत्तता यानी फिजिकल ऑटोनॉमी कम हो जाती है इससे। टाइड ग्रांट अगर ज़्यादा दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो वित्तीय स्वायत्तता है, मतलब वो कहीं पे और दूसरी जगह पर खर्च नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जिससे वित्तीय स्वायत्तता उनकी कमजोर होती है। अब एक परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट भी दिया जाता है, क्या है? देखिए 16वें वित्त आयोग ने कुछ अनुदान को प्रदर्शित आधारित बनाया है। देखते हैं क्या है प्रदर्शन आधारित। तो शर्त है इसमें कि स्थानीय निकायों के नियमित जो है आपका चुनाव होना चाहिए, ठीक है? स्थानीय निकायों का नियमित चुनाव, लेखा जो अकाउंट्स का प्रकाशन किया जाना, वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। इसके अलावा जो 20% फंड जो है अतिरिक्त शर्तों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब एक और चीज़ आया था ऑन सोर्स रेवेन्यू, ओएसआर, ठीक है? ऑन सोर्स जो रेवेन्यू होता है स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं उत्पन्न राजस्व, ठीक है? मतलब ये स्वयं से स्थानीय निकाय उत्पन्न किए हैं राजस्व को। जैसे मुख्य स्रोत जो होता है प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क यानी यूजर चार्जेस जो लिया जाता है, ठीक है? वित्त आयोग का जो लक्ष्य है कि प्रति परिवार लगभग आपका 1200 ऑन सोर्स जो रेवेन्यू है वो बढ़ाना है। तो ये इसका लक्ष्य है, तो ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। संघवाद का इससे क्या है मुद्दा जुड़ जाता है कि एक योजना में 10,000 रुपये करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्री अर्बन क्षेत्रों में, जैसे शहर के आसपास के गांव को नगर निगमों में मिलाने के लिए। समस्या ये होता है कि शहरी विकास राज्य सूची का विषय है, और ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण में प्रशासनिक जटिलताएं इससे बढ़ जाती है। और कुछ राज्य जैसे केरला में ग्रामीण स्थानीय निकाय निकाय पहले से ही मजबूत है, ठीक है? तब भी उनको पैसा उसी प्रकार से दिया जाता है। अब जलवायु परिवर्तन जो आपका और शेष का जो मुद्दा बढ़ता है, जैसे देख लीजिए कि वित्त आयोग ने क्लाइमेट चेंज पर पर्याप्त धन नहीं दिया।
ठीक है। केंद्र द्वारा एकत्रित जो शेष है और सरचार्ज है लगभग 2.2% जीडीपी का, वो लगभग आपका 8 से 8 लाख करोड़ रुपया है। ये डिविजन पूल में शामिल नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं मतलब जो स्टेटों को ये नहीं मिल पाता है। तो ये कहीं न कहीं इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। मुख्य तर्क क्या है आपका कि लेखक के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि शहरों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलना चाहिए। केंद्र को सक्षमकर्ता यानी इनेबलर की भूमिका निभाना चाहिए, ठीक है। शहरों को अपने विकास की योजना स्वयं बनाने का अधिकार देना चाहिए, ठीक है। अब क्या है हमारे लिए, देखिए यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, तो देख लीजिए थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन जल्दी से। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, भारत का एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करता है यानी वितरण करता है, ठीक है, यानी फिजिकल फेडरलिज्म की सिफारिश करता है, वितरण की सिफारिश करता है। और आर्टिकल 2080 के तहत आपका फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। इसका गठन गठन जो करता है, कौन करता है, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इसका गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। गठन यानी कंपोजिशन, संरचना इसको देखते हैं। फाइनेंस कमीशन में कुल 5 सदस्य होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, कुल 5 सदस्य। एक तो होता है अध्यक्ष जो चेयरपर्सन, 4 जो होते हैं अन्य सदस्य, जो योग्यता और चयन की शर्तें संसद द्वारा इनका निर्धारित किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, इनकी जो शर्तें और चयन की शर्तें होता है, योग्यता होता है, वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये आईएएस भी बन सकता है। अभी अरविंद पनगड़िया हैं 16वें जो वित्त आयोग है ना, 16वें जो वित्त आयोग है आपका, वो कौन है आपका, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और 15वें जो थे आपका एनके सिंह थे, एनके सिंह, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हर वर्ष हर 5 वर्ष में इनका जो आवश्यकता होने पर पहले भी ये गठित किया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। मुख्य कार्य इनका होता है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा, इसे वर्टिकल डिवोल्यूशन भी कहा जाता है। राज्यों के बीच करों का वितरण जो होता है, ये राज्यों, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच तो वर्टिकल कहलाता है, लेकिन राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, ठीक है। राज्यों को अनुदान, ग्रांट्स इन एंड देने की सिफारिश करता है। पंचायत और नगर निकायों के लिए भी संसाधनों को बढ़ाने का उपाय बताता है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या बोल रहा है। पहला, फाइनेंस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसका गठन संविधान के अनुसार 280 के तहत किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही बात है कि इसका गठन जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये संसद के अधीन कार्य करता है। तो ये संसद के अधीन कार्य नहीं करता है, ऐसा नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि भारत में शहरी स्थानीय निकाय के वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि टाइड ग्रांट्स का उपयोग केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑन सोर्स रेवेन्यू में संपत्ति कर और उपयोगिता करता शुल्क शामिल होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। और सेस और सरचार्ज हमेशा डिविजन पूल का हिस्सा नहीं है, डिविजन पूल का हिस्सा है ही नहीं। तो 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और एक छोटा-सा और आपसे इन्फॉर्मेशन जाते-जाते मैं बता देता हूँ कि आप 1000 सब्सक्राइबर में अपना नाम दर्ज करवाइए हमारे यूट्यूब चैनल का। तो 1000 आप जो सब्सक्राइबर में सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 4 फाउंडेशन जो कोर्स आने वाले हैं हमारे, उसमें आपको स्टडी वेब अकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट के रूप में दिया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओके।